सुप्रभात बच्चों, 5वीं कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्णों के व्यवस्थित और सार्थक मेल को शब्द कैसे जैसे हमने यहाँ पर व्यवस्थित रूप किया लड़का, जिसको व्यवस्थित किया और उसके बाद उसका अर्थ भी निकलता है जो हमें समझ में आता है, लड़का। उसी को हमने लकार। क्या ये व्यवस्थित रूप आपको अर्थ दे रहा है? नहीं, ये सार्थक नहीं है, निरर्थक है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा। हिंदी भाषा में, हिंदी व्याकरण में जो भी हम वर्णों के व्यवस्थित और सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं, क्योंकि जिसका अर्थ निकलता है वही ही शब्द सार्थक होता है। जिसका अर्थ नहीं निकलता उसका प्रयोग हम अपनी भाषा में नहीं करते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों के 3 आधार पर बांटा गया है: उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, नंबर 2 रचना या बनावट के आधार पर, नंबर 3 प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। सबसे पहले आता है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। सबसे पहले तत्सम शब्द वह होते हैं जो हम संस्कृत भाषा से लेते हैं और हिंदी में इसका प्रयोग करते हैं। जो का तो उसका प्रयोग संस्कृत भाषा का प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है, जैसे सूर्य, वायु, प्रथम और बहुत सारे शब्द हैं जिन शब्दों का प्रयोग संस्कृत के शब्द हैं उनको हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। तद्भव, ये तत्सम भाषा से बने हुए हिंदी शब्द हैं। जैसे यहाँ पर सूर्य, ये तत्सम है, सूरज हिंदी में है। वायु तत्सम शब्द है, संस्कृत का है। हवा हिंदी का शब्द है, तद्भव शब्द है। इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। देशज शब्द, देश से देश में पैदा हुए, देश जमा मतलब देश में जन्मे हुए। पेट, पगड़ी, गाड़ी, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो देशी शब्द हैं। ये देशी शब्द जो है बोली से भी लिए जाते हैं और अपने देश में ही पैदा होते हैं और उनका हम प्रयोग करते हैं। विदेशी शब्द नाम से ही पता चलता है, विदेश से जन्मे हुए। रेडियो, स्कूल, टेलीविजन, ऐसे डॉक्टर, ऐसे बहुत से शब्द हैं जो हम अंग्रेजी भाषा से लेते हैं, जो और कई देशों की भाषाओं से हम लेते हैं और उनका हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज थे, 4 भाग थे। अब रचना या बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। यदि हम उसके एक टुकड़े का कोई अर्थ निकालें, वैसे तो उनके टुकड़े हो नहीं सकते क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे कवि है, अब कवि प्लस वी कर दे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। रात है, रात प्लस त कर दे, कोई अर्थ नहीं निकलता दोनों को टुकड़े करने में। दूध है, इसके ना तो टुकड़े किए जा सकते हैं और टुकड़े करने पर इसका अर्थ भी नहीं निकलता, तो इसको क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। अब आ जाते हैं यौगिक, टुकड़े करने पर अर्थ नहीं बनता। कहते ये यौगिक शब्द जो है वो 2 या 3 शब्दों को मिलाकर बनते हैं, योग उनके योग से बनते हैं। और जैसे पाठशाला, अब पाठशाला हमने पाठ को अलग कर दिया, शाला को अलग कर दिया, 2 इसके योग हैं, पाठ और शाला। पर इनको जब हम दोबारा इनको लिखेंगे पाठशाला इकट्ठा तो वही मतलब रहेगा, इसका अर्थ नहीं बदलता। देव जमा दूध, अब देव और दूध ये अलग अलग हमने कर दिए पर फिर भी ये इसका एक ही शब्द रहा, देव दूध, जिसका कोई अर्थ नहीं बदला। उसके बाद आता है योग रूढ़, टुकड़े करने पर अर्थ बदलता है। वो कहते हैं इसका टुकड़े करने पर, ये भी 2 या 3 शब्दों के योग से बनते हैं, पर इनके टुकड़े करने पर इनका अर्थ जो है वो अलग से हो जाता है, भिन्न हो जाता है। जैसे पहला हमने लिया जल जमा जल, इसका मतलब क्या है? जल में पैदा हुआ, पर इसका हम क्या, इसका शब्द बनेगा कमल। ऐसे ही हिम जमा आलिया, हिम में ना होता है बर्फ और आलिया में ना घर। हम ऐसे नहीं बोलते हैं बर्फ का घर, हम उसको एक नया नाम देते हैं, हिमालय। तो इनका क्या है, इनके जब हम टुकड़े करते हैं तो इनका अर्थ भी बदल जाता है। साथ में प्रयोग या व्याकरण के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द।
विकारी शब्द में 4 भेद आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये विकारी शब्द कैसे, संज्ञा, अब संज्ञा में कैसे बदलते हैं, इनका रूप जो है परिवर्तित हो जाता है। संज्ञा जब हम एक वचन में उसको यूज करते हैं, लड़का खेल रहा है, और वही हम बहुवचन में बदलते हैं, लड़के खेल रहे हैं, और लड़का का क्या बन गया, लड़के बन गया। तो इसका संज्ञा के आते ही इसका रूप परिवर्तन हो गया, ये विकारी, क्योंकि ये इसका परिवर्तन हो गया वाक्य के अंदर। ऐसे ही सर्वनाम में वह और वह खेलता है, वे खेलते हैं, इसमें भी सर्वनाम के बदलते ही उसके वाक्य में भी परिवर्तन आ गया। विशेषण, मोटा लड़का, अब मोटा एक लड़का, वह लड़का मोटा है, तो हमने जो मोटा विशेषण उसके लिए लगाया, तो वह एक वचन के लिए लगाया, वही हम मोटे लड़के के लिए लगाते हैं, वे लड़के मोटे हैं। तो वो मोटे जो आया वो किसके लिए आया, मोटा से मोटे बन के उनमें बदलाव आ गया, परिवर्तन आ गया। इसी तरह क्रिया में वह जाता है एक वचन, वे जाते हैं, जैसे ही हमने उसको बहुवचन में बदला तो उसमें परिवर्तन आ गया, वे जाते हैं। इस तरह से विकारी शब्द में क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के लगते ही उनके वाक्यों में भी परिवर्तन आ जाता है। और अविकारी शब्द, इसके लगने पर कोई परिवर्तन, वाक्य के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता, ये दो के दो रहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण है, तेज तेज, मैंने एग्जांपल लिया क्रिया विशेषण का, वह तेज तेज दौड़ता है, वे तेज तेज दौड़ते हैं। तेज तेज में कोई, क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं आया, चाहे हमने बहुवचन में उसको लिखा। अब आता है संबंध बोधक, के पीछे, बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है, बिल्लियां चूहे के पीछे भाग रही है, कोई फर्क नहीं आया, के पीछे वही का वही रहा, चाहे हमारे वाक्य में परिवर्तन आया। समुच्चय बोधक, लेकिन, परंतु, किंतु, ऐसे बहुत सारे शब्द जो है उनका प्रयोग होता है। मैं बहुत पढ़ी लेकिन कक्षा में प्रथम ना आ सकी, लेकिन शब्द वो समुच्चय बोधक जो है वो वहीं का वही रहेगा, चाहे हम किसी वाक्य में बदलें। आज बारिश आई लेकिन मैं उसका आनंद ना ले सकी, लेकिन वही का वही है, चाहे वो वाक्य में कितना भी बदलाव आ गया। ऐसे ही विस्मय आदि बोधक चौथा जो इसका, अरे, वाह, छी, सावधान, तो इस तरह के शब्द जो है ये पहले आते हैं, साथ में विस्मय आदि बोधक का चिन्ह आता है, परंतु इसके वाक्य कोई भी चेंज होता रहो, ये उन्हीं के अनुसार ही लगते हैं, वाक्य के अनुसार, इनमें कोई बदलाव नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आता। तो बच्चों, आज हमने शब्द विचार के बारे में पढ़ा, उसकी परिभाषा की व्यवस्थित और सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, 3 उसके भेद पढ़े, उत्पत्ति, रचना और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति में आपने तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों के बारे में जाना। रचना में रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ के बारे में जाना। प्रयोग में आपने विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में जाना। आशा करती हूँ आप सब बच्चों को ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और ये भी आशा करती हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे। धन्यवाद।